हेलो फ्रेंड्स, पांचों जो टॉपिक था वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि जो शिल्प उत्पादन के केंद्र होते थे वहाँ पर लोग क्या करते थे, कच्चा माल या फिर कुछ टुकड़े वगैरह छोड़ देते थे, जिससे शिल्प उत्पादक या फिर जो मतलब पता चल जाता था कि ये शिल्प उत्पादक का केंद्र था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ। मतलब अब जो कच्चा माल होता था या फिर जो माल होता था वो कहाँ से प्राप्त करते थे। तो जो छोटी मोटी चीज़ होती थी, जैसे कि हमारी लकड़ी ले लो, तो लकड़ी क्या है, लकड़ी जो स्थानीय स्तर मतलब आसपास के इलाकों से प्राप्त हो जाती थी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रहती थी जो क्या होती थी, बाहर से मंगवानी पड़ती थी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती थी, तो जो अच्छी किस्म की लकड़ी रहती थी वो, ठीक है। उसके बाद जो अन्य धातु वगैरह रहती थी वो कहाँ से मंगाई जाती थी, जोड़ों के मैदान व बाहर से मंगाई जाती थी। अभी किस चीज़ से मंगाई जाती थी या फिर किन साधनों से मंगाई जाती थी, ठीक है। तो ये सिंधु तथा उसके जो उप नदियाँ जो होती थी, मतलब उसकी सहायक नदियाँ, उसके द्वारा से क्या होता था, यातायात का साधन थी, जिससे क्या होते थे, हम दूसरे क्षेत्रों से या फिर दूर दूर के इलाकों से शिल्प उत्पादन या फिर जो कच्चा माल प्राप्त करते थे वो वहाँ से ला सकते थे, ठीक है। आगे है उपमहाद्वीप और उसके आगे से आने वाला माल, मतलब उपमहाद्वीप और उसके भी आगे आगे से जो माल आता था वो। तो शिल्प उत्पादक हेतु कच्चा माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। हड़प्पा वासी जो होते थे वो कच्चा माल करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते थे। अब कच्चा माल में क्या क्या लाते थे ये लोग, तो नागेश्वर और बालाकोट, याद रखना, नागेश्वर और बालाकोट से क्या उपलब्ध करते थे, शंख। मैं जो भी बताऊं वो एकदम याद रखना, नागेश्वर बालाकोट से शंख। उसके बाद ये अफगानिस्तान में शेतुगई, यहाँ से क्या जाता है, नीले रंग का लाजमणि, जो कि अभी जो रियल में हम रिंग वगैरह में लगवाते हैं, जो एक लाजमणि जो रहता है वो एक हीरे तरह रहता है, वो कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान से। नागेश्वर और बालाकोट से क्या, शंख, और अफगानिस्तान के शेतुगई से लाजमणि, ठीक है। उसके बाद ये कालनियर जो है और सेलखेड़ी, ये कहाँ से लाया जाता था, ये लोथल से लाया जाता था, ठीक है। और जो धातु वगैरह है वो राजस्थान से लाई जाती थी। और राजस्थान के नाम पर एक नाम बताऊं, खेतड़ी जो है वो बहुत फेमस है तांबे के लिए, और इसको आप मैप में भी देख लेना कि खेतड़ी कहाँ है, ओके। हमारा अगला टॉपिक है दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क, मतलब दूर दूर के जो क्षेत्र होते थे उनसे उनसे संपर्क करते थे। अब हाल में पुरातत्ववादियों ने जो भी खोज की है वो इशारा करती है, इंगित मतलब होता है इशारा करना। अब वो इशारा करती, किसकी तरफ इशारा करती है, कि तांबा जो है वो कहाँ से लाया जाता था, प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से लाया जाता था, जो कि अमोन है ना, अमोन से लाया जाता था। और ये अमोन जो है, अब कैसे पता चला कि यहाँ से लाया जाता था, तो जो अमोनी जो तांबा है वो और हड़प्पाई जो पुरातत्व है, इसमें क्या मिले हैं, नकल के अंश मिले, ठीक है। नकल के अंश मिले हैं एक विशिष्ट प्रकार का पात्र, जिस पर हड़प्पाई मतलब एक काली मोटी पत्त की जो भी चढ़ी हो, परत चढ़ी हुई है, वो अमोनिया से मिला है, जो कि कहाँ का है, हड़प्पा का है, जो कि आप देख सकते हैं कि साइड में जो डायग्राम है ये वाला, ठीक है। इस पर काली मोटी रंग की परत चढ़ी, ये कहाँ से मिला है, अमोन से मिला है। इससे पता चलता है कि जो तांबा था वो अमोन से लाया जाता है। उसके बाद में जब हम मेसोपोटामिया के अभिलेख देखेंगे, तो मेसोपोटामिया है जो कि हमने 11th में पढ़ी थी सभ्यता, इसमें क्या है, इसमें जो अमोन है उसको मगान नाम से प्रस्तुत, या फिर उनको मगान मतलब अमोन को ये लोग क्या बोलते थे, मगान बोलते थे, ठीक है। मतलब इनका संबंध भी अमोन से था। इसके बाद था हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहरे तथा मुद्रांकन। इसके अंदर हम जो लिपि पढ़ेंगे वो लिपि जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो इतना नहीं आता लेकिन फिर भी इसको भी पढ़ेंगे। अब ये जो ऊपर कुछ डायग्राम दिख रहे हैं ना, ये कोई डायग्राम नहीं है, ये क्या है, वहाँ की लिपि है, ठीक। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मोहरे व मुद्रांकन। मोहरे और मुद्रांकन क्या होता है, तो मोहरे, ये साइड में जो डायग्राम है ये, ठीक, ऐसी चीज़ें होती थी मोहरे। तो क्या करते थे, मोहरे जो है और मुद्रांकन ये लंबी दूरी के लिए सुविधाजनक होती थी। अब लंबी दूरी के लिए कैसे सुविधाजनक हो सकती है, तो क्या करते थे, जब कोई सामान है, ठीक है, जब कोई सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो उसके क्या करते थे, उसके मुंह पर रस्सी से बांध देते थे। ठीक है, बांधने के बाद क्या करते थे, उस पर गिल्ली मिट्टी जो होती थी वो जमा कर देते थे, और गीली मिट्टी लगाने के बाद उस पर जो भी मोहरे वगैरह जैसे कि यही है तो ये उस पर क्या करेंगे, दबा देंगे, जिससे ये जितने भी डायग्राम है ये क्या छोड़ देगा, उस पर छाप छोड़ देगा। और अगर ये छाप ऐसी की ऐसी पहुँचती है, जैसे कि यहाँ से पहुँचाना है मुझे यहाँ, तो ये यहाँ से जो मुद्रा मैंने पहुँचाई है वो यहाँ जाकर सेम ऐसी की ऐसी है, तो उससे क्या पता चलेगा कि इस पर किसी ने भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है और जो सामान है वो सुरक्षित पहुँच गया। और एक ये भी रहता था कि उस मोहर से पता चल जाता था कि ये जो वस्तु है ये किसके द्वारा भेजी गई है, उसकी पहचान का भी पता लग जाता था। ठीक है, उसके बाद मैं बोलती हूँ लिपि वाला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, एक रहस्यमय लिपि। अब ये रहस्यमय लिपि क्यों, तो रहस्यमय लिपि इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि हड़प्पा की जो लिपि है उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसे रहस्यमय लिपि के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार ऑब्जेक्टिव आता है कि हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अभी तक नहीं पढ़ी गई। ठीक है, अब हड़प्पाई लिपि जो होती थी उसकी विशेषता, उसकी क्या विशेषता, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो उसकी विशेषता एक तो ये कि आज तक नहीं पढ़ी गई, दूसरा ये कि ये जो लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर कैसे, जैसे कि हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते तो यहाँ जाके ख़त्म करते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से लिखते थे तो यहाँ लिखे, मतलब जैसे कि हम उर्दू लिखते हैं ऐसे ये लोग उल्टा। ठीक है, उसके बाद इसके चिन्हों की संख्या क्या थी, तो 375 से 400 तक के बीच की इसकी संख्या थी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है बाट। बाट जो है वो कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, और इस बार की जो हम क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो उसमें भी बाट के बारे में पूछा गया है। तो बाट, अब बाट क्या होता था, तो बाट जो है वो जो है चट नामक एक पत्थर होता था उससे बनाया जाता था। ठीक है, और ये कैसा होता था, ये निशान रहित और घनाकार आकार का होता था। ठीक है, इसका जो निचला मानदंड होता था वो कैसा होता था, द्विआधारी। द्विआधारी का मतलब जैसे कि 1 2 मतलब 2 गुणित 2 मतलब 2 2 जोड़ते जाओ ऐसा, मतलब 2 गुणित 2 4, 4 इंटू 4 8 ऐसे। ठीक है, कौन सा, निचला। और ऊपरी जो होता था वो कैसा होता था, दशमलव प्रणाली का अनुसरण करा था। अब बाटो है, अब बाटों का प्रयोग किस में किया जाता था, तो बाटों का प्रयोग आभूषण व मनके क्या होते हैं, मोती होते हैं। ठीक है, इनको तोलने के लिए किया जाता था। तो बाट समझ में आया, बाट क्या होता है, चाटना पत्थर से बनाया जाता है, निशान रहित होता है। निशान रहित मतलब उस पर कोई भी निशान नहीं होता, घनाकार आकार का होता है। ऊपरी जो मानदंड होता है वो कैसा होता है, द्विआधारी होता है, और निचला दशमलव प्रणाली। ठीक है, आगे जो है वो है प्राचीन सभ्यता। अब प्राचीन सभ्यता क्या, प्राचीन सभ्यता यानी ये कि हड़प्पाई जो समाज था या फिर हड़प्पा जो सभ्यता थी वो इतनी अच्छी थी या फिर नियोजित तरीके से बनाई हुई थी। ठीक है, तो इतने जटिल फैसले लेना, एक तो इतना कुछ सोचना और उसके बाद में उसे लागू करना, ये इतना कुछ करना, तो ऐसा माना जाता है कि किसके द्वारा किया जाता है। और बाकी जो हड़प्पाई जो पूरा वस्तु मिली है, मतलब वो पुरानी वस्तु जिससे जो पुराविद होते हैं वो अध्ययन करते हैं, उन कैसे पता चला है कि एक रूपता है इनमें, तो किसके कारण, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोई राजा होता था या फिर राजा का शासन होता था। तो एक रूपता जो है वो हमें किन किन चीज़ों से दिखती है, तो मोहरे जो है वो सभी दूर दूर के स्थानों पर एक समान है। बाट भी मिले, ईंटें भी मिली, ईंटें भी सारे स्थान से कैसे मिली है, एक समान ही मिली है। ठीक है, उसके बाद अब मैंने बताया था कि राजा का शासन होता, तो ये राजा का शासन जो होता था ये हम आगे पढ़ेंगे कि सच्ची में क्या हड़प्पा सभ्यता में राजा का शासन होता था या फिर नहीं। पहले हमारा टॉपिक हम यहाँ पढ़ते हैं, प्रशासक एवं शासक। तो सत्ता के केंद्र व सत्ताधारी लोगों, मतलब वहाँ से मोहनजोदड़ो में क्या हुआ है, एक विशाल भवन मिला है। ठीक है, एक विशाल भवन मिला है जिसे किसकी संख्या दी गई है, जिसे प्रसाद की संख्या दी गई है। ठीक है, अभी विशाल महल तो मिला है, लेकिन वहाँ से ऐसी कोई भी भव्य या बड़ी वस्तु नहीं मिली जिसके आधार पर हम कह सकें कि यह यहाँ पर राजा का घर होता था। ठीक है, लेकिन ये जो पत्थर की मूर्ति मिली, पत्थर की मूर्ति ये रही।
ठीक है। ये पत्थर की जो मूर्ति मिली है इसे किसकी संज्ञा दी गई है, तो इसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। उसके बाद मैंने बोला कि अभी राजा को शासन, मतलब हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी बस्ती थी, वहाँ पर इतनी नियोजित थी, तो क्या वहाँ पर राजा का शासन था? तो इस बात को लेकर विद्वानों में क्या है, मतभेद है। अब मतभेद कैसे हैं, तो कुछ विद्वानों को क्या मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में शासक नहीं होते थे, ठीक है, और सामाजिक जो स्थिति होती थी वो समान होती थी, मतलब कोई राजा नहीं है, सभी जो लोग हैं वो समान है। और कुछ का ये मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में एक नहीं बल्कि बहुत सारे राजा हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो में अलग राजा हो गए, कलिबंगा में अलग राजा हो गए, लोथल में अलग राजा हो गए, ऐसे अलग अलग बस्तियों के अलग अलग राजा हैं, ठीक है। उसके बाद एक का क्या मानना था कि यहाँ पर एक ही राजा था और एक ही साम्राज्य था। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ों में समानता देखने को मिलती है। अब समानता क्या कि पहले तो ये कि सारी बस्तियाँ नियोजित ढंग से या प्लानिंग से बनाई गई है। उसके बाद जो ईंट है, अब हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी, जैसे कि मैं बताऊँ डायग्राम में, तो ये इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है। तो इस क्षेत्र से भी वो ईंट सामान मिली है, इस क्षेत्र से भी ईंट सामान मिली है, यहाँ से भी ईंट सामान मिली है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो एक ही राज्य था। तो हमने अभी 3 पढ़े कि राजा है, कुछ का क्या मानना है कि राजा जो है वो नहीं है, कुछ का क्या मानना है कि राजा है, और कुछ का तो ये मानना है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे जो राजा हैं, ठीक है। हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन सत्ता की, वहाँ पर सत्ता किस प्रकार से थी, तो इसके कोई मतलब एकदम परफेक्ट तो साक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ लगभग विद्वानों में लड़ाई है, तो हम इसे इतना ही मोटे तौर पर ही याद रखेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक बनता है कि सभ्यता का अंत। अब ये हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो ऐसा माना जाता है, मतलब जैसे कि राजा को लेकर विद्वानों के बीच में लड़ाई है, वैसे ही सभ्यता के किसको लेकर भी लड़ाई है, पतन को लेकर भी लड़ाई है। कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन क्या हो गया था, जलवायु का परिवर्तन हो गया था, जिससे क्या हुआ, सभ्यता का अंत हो गया। अब जलवायु कैसे, मतलब जैसे कि जब सभ्यता विकसित हुई थी, जब जो पानी या फिर वर्षा हो रही थी वो कैसी हो रही थी, एकदम अच्छी मात्रा में हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी वैसे वैसे वर्षा क्या होती है, कम होती गई, या फिर जलवायु सूखा पड़ने लगा, जिससे कि क्या हो गया, वहाँ पर जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई। अब वनों की कटाई, एक और टॉपिक क्या बनता है हमारा, वनों की कटाई, मतलब हड़प्पा सभ्यता में वनों की कटाई थी। लेकिन जब नगरों का निर्माण या फिर जो भी किया गया, तो क्या किया गया, शिल्प उत्पाद, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि कच्चे माल के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि वृक्षों की लगातार कटाई की, जिससे भी क्या हो गया, इस सभ्यता का अंत हो गया। फिर अत्यधिक बाढ़, मैंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर सिंधु नदी, मतलब जो व्यापार वगैरह होता था वो किसके मार्ग से होता था, जल मार्ग से। इससे क्या पता चलता था कि वहाँ पर नदियाँ थी, तो नदियों में बाढ़ आने से भी उस सभ्यता का अंत हुआ। फिर कई नदियाँ तो क्या हुई, सूख गई, और कई ने तो मार्ग परिवर्तन कर लिया। अब कोई नदी अगर मार्ग परिवर्तन करती है तो उससे बहुत जनहानि होती है, जिसके कारण भी क्या हुआ, ये जो सभ्यता थी इसका अंत हो गया, ठीक। तो ये सभ्यता का अंत हमने पढ़ा कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। कुछ का मानना है कि भूकंप द्वारा हुई, भूकंप से क्या हुआ, जमीन धंस गई और वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जीवन ही खत्म हो गया। तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है इसके 4-5 पॉइंट हमें याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो विद्वानों ने जो कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है, बाकी जो वस्तुएं, ईंटें, मुद्रा वगैरह, इनको क्या करा, पुरातत्ववाद ने इनका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने पता लगाया कि हड़प्पा जैसी भी कोई सभ्यता थी, ठीक है। नहीं तो पहले क्या माना जाता था कि गंगा नदी के जहाँ से नगर की शुरुआत हुई वहाँ से ही सभ्यता है, मतलब उन्हें माना जाता था। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता आई तो पता चला कि मेसोपोटा और मिस्र जैसी भी कोई सभ्यता, इससे पहले भी कोई सभ्यता थी, जो कि कौन थी, हड़प्पा सभ्यता थी। अब आता है कलिंगम का भ्रम। तो कलिंगम कौन है, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कलिंगम कौन है। तो कलिंगम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन है, कलिंगम है, ठीक है। अब इनको एक भ्रम हो गया था, तो वो भ्रम क्या था, वो भ्रम ये था
कि एक अंग्रेज ने क्या किया, कलिंगम को एक हड़प्पाई मोहर दी। ठीक है, मोहर दी और उसने उसे ध्यान से देखा तो उसने कलिंगम ने क्या किया, उसे एक अलग ही कालखंड या फिर अलग ही समय से जोड़कर उसे बता दिया। वो यह जानने में असफल रहा कि यह भी कोई सभ्यता थी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कलिंगम का ये मानना था कि जो इतिहास है, भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, गंगा नदी घाटी में जो पनपे शहर है वहाँ से हुई है। ठीक है, ऐसा कौन मानता था? कलिंगम मानता था। अब ये कलिंगम ने अंग्रेजी ने इसे मुद्रा क्यों दी? क्योंकि कलिंगम जो था वो क्या था, पुराविद था, मतलब उसे ना बहुत पसंद था। कलिंगम को रुचि थी, ऐतिहासिक जो वस्तु होती है उन्हें जानने के लिए बहुत दिलचस्पी रहती थी। और जो अंग्रेज ने मुद्रा दी थी वो ये वाली मुद्रा कलिंगम को दी थी, जिसे वो समझ नहीं पाया और उसको एक भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? कि उसने एक अलग ही कालखंड से जोड़कर बता दिया और उसका ये मानना था कि सभ्यता जो है उसकी खोज कहाँ से हुई है, मतलब नगर जो है वो कहाँ से विकसित हुए हैं, गंगा नदी घाटी के वहाँ से विकसित हुए। अब एक नवीन और एक प्राचीन सभ्यता, मतलब नई सभ्यता, तो क्या हुआ 20वीं शताब्दी के आरंभ में, 20वीं शताब्दी जैसे ही आरंभ हुई, एक दयाराम सहनानी नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या करा, उन्हें एक हड़प्पाई मोहर मिली। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की और उसी काल में उसके 1 साल बाद रखलदास बनर्जी भी एक व्यक्ति है, उन्हें भी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से एक वैसी ही हड़प्पाई मोहर प्राप्त हो गई। ठीक है, दयाराम सेनानी को हड़प्पा से और रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो से एक समान क्या हुई, मोहर प्राप्त हो गई। ठीक है, इन्होंने उस मोहर का अध्ययन किया और इन्होंने किसके बारे में पता लगाया, सिंधु सभ्यता के बारे में पता लगाया। और इन्होंने जो खोज की थी वो किसके नेतृत्व में की थी, तो जॉन मॉशल के नेतृत्व में की थी। ठीक है, और जॉन मॉशल ने क्या किया, 1924 में ऐलान कर दिया, क्या कर दिया, घोषणा कर दी कि सिंधु नदी घाटी जैसी भी एक कोई सभ्यता है। ठीक है, और जब इन्होंने मोहरों का पता अध्ययन वगैरह किया, इन्हें मोहरें मिली, तो ये पता चला कि ये केवल एक सभ्यता ही नहीं है, बल्कि ये मेसोपोटामिया से भी समकालीन या फिर पुरानी सभ्यता है। ठीक है, अब ये जो जॉन मॉशल है ये कौन है, तो जॉन मॉशल जो है इन्हें भी कलिंगम जैसे क्या है, दिलचस्पी है, मतलब ये भी पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि व्याख्या की समस्या। ठीक है, तो पुरातत्व की भी समस्या की संभावना है, सबसे जो धार्मिक प्रथा है। ठीक है, धार्मिक प्रथाओं में समस्या पैदा हुई है। और जब धार्मिक हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किन किन चीज़ों की पूजा करते हैं, तो उसमें हम क्या देखेंगे कि किन किन की देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये जो साइड में एक मूर्ति दिख रही होगी ना, ये क्या है, ये वहाँ की मातृ देवी है। ठीक है, जिसकी पूजा ये करते थे। तो ये क्या होती है, इसमें आभूषण से लदी एक नारी की मूर्ति मिली है, जिसे किसकी संख्या दी है, मातृ देवी की संख्या दी गई है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है कि हड़प्पाई जो लोग होते थे वो किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद मैंने एक पुरोहित भी पढ़ा था, पुरोहित राजा। ठीक है, उससे भी कई उसके बारे में बस ज़्यादा पता नहीं चला है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये लोग जो होते थे वो किसकी भी पूजा करते थे, पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि ये लोग क्या करते थे, प्राकृतिक की भी पूजा करते थे। उसके बाद एक ये नीचे जो मूर्ति है ये है अध्र शिव, इससे भी पता चलता है कि ये शिव की भी पूजा करते थे। तो क्वेश्चन आता है कि हड़प्पाई लोग किस किस की पूजा करते थे, तो पहले नंबर पे मैंने बताया मातृ देवी, दूसरे नंबर पे मैंने बताया प्राकृतिक की पूजा करते थे, और तीसरे नंबर पे जो शिव भगवान होते थे उसकी पूजा करते थे। ठीक है, हाँ, तो हमारा चैप्टर जो था वो यही ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।